लड़ाई ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी है, बंद कमरे की लड़ाई है। बाहर थोड़े दिखेगी, किसी मंच पर ये लड़ाई नहीं होगा कि नहीं कॉलर पकड़ कर योगी आदित्यनाथ अमित शाह को घसीटे, अमित शाह योगी आदित्यनाथ को। ये बंद कमरे की लड़ाई है, ये शतरंज की बिसात है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अमित शाह के टिकट वितरण के चलते ही भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी पराजय का सामना करना पड़ा। तो सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इतने प्रभावशाली नेता राजनाथ सिंह जी थे, तो आखिर अमित शाह चाणक्य कैसे बने भारतीय जनता पार्टी के? योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो भावनाओं से भरी हुई है। वो भावात्मक रूप से बयान देते हैं। जब वो भावात्मक रूप से बयान देते हैं तो उसका परिणाम बहुत लंबा होता है। योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो संसद भवन में खड़े होकर रो चुके हैं। योगी आदित्य वो नेता हैं जो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाने से ज़्यादा पसंद करूंगा गोरखपुर मठ जाना। तो निश्चित रूप से चाहकर भी योगी के वर्तमान पद के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर जेपी नड्डा जैसा कोई डमी बनने जा रहा है या कोई सशक्त चेहरा बनने जा रहा है? कौन सा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नेता है जो अमित शाह जैसे चाणक्य को मात दे सके? लंबे समय से देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को एक बात का इंतजार है। वहीं राजनीतिक जानकार भी इस उहापोह की स्थिति में है कि कब बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो पंकज, सीधे तौर पे आपसे सवाल यही करना चाहेंगे कि कब और कौन बन सकता है भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष? देखिए विश्वजीत, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि कोई भी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन मैं नहीं बनने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वो मुझे बना नहीं सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, लेकिन अगर मुझे बनाती भी है तो मैं इस पद को स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे राजनीति से ज़्यादा अच्छा लगता है राजनीति का विश्लेषण करना। और आपने कहा कि कौन बनेगा, जो आपका सवाल है, और कब बनेगा। देखिए, कौन बनेगा और कब बनेगा ये तो बात का सवाल है। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार फिर जेपी नड्डा जैसा कोई डमी बनने जा रहा है या कोई सशक्त चेहरा बनने जा रहा है, जैसा कि आरएसएस चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष ऐसा हो जो सरकार और संगठन में तालमेल लेकर चले और अपने बल पर, अपने निर्णयों के बल पर संगठन को आगे बढ़ाए, न कि गुजरात लाबी जो भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसके जो कर्ता धर्ता हैं उनके एजेंडे पर आगे चले। तो कहीं न कहीं ये लड़ाई आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा लंबा समय खींचा जा चुका है। अब मुझे लगता है कि ये जो अप्रैल आने वाला है, इसमें 15 से 20 अप्रैल के बीच में नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। पंकज, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि किसी को भी भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना सकती है, दूसरे तरफ आपने बड़ा आरोप लगा दिया कि जेपी नड्डा जो है एक डमी राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में थे। जबकि देखा जाए तो जेपी नड्डा का कार्यकाल जो था काफ़ी सुनहरा रहा। जेपी नड्डा के कार्यकाल में जो है लोकसभा चुनाव भी जीते गए और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी ने जीता, फतह किया। तो क्या लगता है आपको, कौन राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है? क्या कोई महिला हो सकती है, कोई साउथ से हो सकता है, या सबसे बड़े चेहरे के रूप में योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेंगे। योगी आदित्यनाथ के पद के साथ छेड़खानी करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का जो वर्तमान नेतृत्व है चाहकर भी योगी के पद के साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है, क्योंकि गाहे बगाहे योगी आदित्यनाथ का बयान आ जाता है। और योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वो भावनाओं से भरी हुई है। वो भावात्मक रूप से बयान देते हैं। जब वो भावात्मक रूप से बयान देते हैं तो उसका परिणाम बहुत लंबा होता है। योगी आदित्यनाथ वो नेता हैं जो संसद भवन में खड़े होकर रो चुके हैं। योगी आदित्य वो नेता हैं जो कह रहे हैं कि मैं दिल्ली जाने से ज़्यादा पसंद करूंगा गोरखपुर मठ जाना। तो निश्चित रूप से चाहकर भी योगी के वर्तमान पद के साथ कोई छेड़खानी नहीं होनी जा रही है। और जो आपने कहा कि काफ़ी सशक्त कार्यकाल रहा जेपी नड्डा का, तो मैं आपको बता दूं कि राजनाथ सिंह जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे और जब नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट किए थे, उस समय भारतीय जनता पार्टी रसातल में थी। किसी को यकीन ही नहीं था कि अपने बल पर बहुमत भारतीय जनता पार्टी पा जाएगी। जबकि सुनहरा काल
कार्यकाल जब अटल बिहारी वाजपेयी का था तब भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। तो जेपी नड्डा जो मतलब कि एक्सटेंशन पर थे, जो उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था 2024 के लोकसभा चुनाव में, तो एक सशक्त बहुमत वाली सरकार को अल्पमत में लेकर आए हैं जेपी नड्डा। कहीं न कहीं ये उनका संचालन नहीं था। ये बताइए कि हर कोई जानता है कि टिकट वितरण में किसकी चली है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अमित शाह के टिकट वितरण के चलते ही भारतीय जनता पार्टी को इतनी करारी पराजय का सामना करना पड़ा। ये भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जानता है, एक एक नेता जानते हैं, राज्य के नेता जानते हैं, जिले के नेता जानते हैं। लेकिन समस्या ये है कि वो अमित शाह का विरोध नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अमित शाह इतने नेता हैं कि कभी भी किसी को बुलाकर कुछ भी पद दे सकते हैं, किसी को एमएलसी बना सकते हैं, किसी को राज्यसभा में भेज सकते हैं, किसी को पहली बार विधानसभा जीतने पर मुख्यमंत्री बना सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जो इस समय संचालन चल रहा है, मैं बेबाकी के साथ कह रहा हूं कि अमित शाह चला रहे हैं और जेपी नड्डा डमी ही थे। और यही वजह है कि आज आरएसएस का भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन पर कोई पकड़ नहीं रह गया है। यही वजह है कि आज के तारीख में बंद कमरे में तलवारें चल रही हैं आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में। देखिए, पहली बार केंद्र में 11 साल से सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जा रहे हैं आरएसएस ऑफिस नागपुर में संघ प्रमुख से मिलने। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बंद कमरे में जो कुछ चल रहा है वो छनकर खबरें बाहर आ ही नहीं रही है। बस कयास लगाया जा रहा है कि निर्मला सीतारमण बन सकती हैं, साउथ से कोई महिला बन सकती है, तो भूपेंद्र यादव बन सकते हैं। बस कयास लग रहा है। इसके पहले संजय जोशी, वसुंधरा राजे का नाम चला था। बीच के रास्ते के रूप में राजनाथ सिंह का भी नाम गाहे बगाहे लिया जाता है। कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को भी ये पद मिल सकता है। तो बस सबकी मतलब विश्लेषण है, हम और आप जैसे विश्लेषण कर रहे हैं वैसे तमाम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, कोई कयास नहीं लगाया जा सकता इस बारे में। अच्छा पंकज, अभी आपने जवाब दिया तो दो बातों का जिक्र आपने किया। एक, राजनाथ सिंह जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कार्यकाल को आपने दोहराया, बताया कि उनका कार्यकाल किस रूप में उभार करके भारतीय जनता पार्टी को एकदम फर्श से जो है अर्श पे लेकर आया। दूसरा, आपने अमित शाह का जिक्र किया कि अमित शाह की वर्तमान में पकड़ हुआ है। ये तो सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे इतने प्रभावशाली नेता राजनाथ सिंह जी थे, तो आखिर अमित शाह चाणक्य कैसे बने भारतीय जनता पार्टी के? देखिए, अमित शाह चाणक्य बन गए नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, नरेंद्र मोदी के भाषण पर। नरेंद्र मोदी के चेहरा में आभा है, ओज है, और उनके तेज है और उनके भाषण में ओज है। और कहीं न कहीं इसका फायदा मिला। देश की जनता चाहती थी कि नहीं, नरेंद्र मोदी को बार बार मौका दिया जाए, कुछ कर सकते हैं। और उनके चेहरे पर राज्यों के विधानसभा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी हो चुकी है कि ये ग्राम प्रधानी का चुनाव, नगर पंचायत का चुनाव भी नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ती है। तो ये जो कुछ भी रहा चाणक्य उनकी नीति थी, वो सारी चाणक्य नीति निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर थी। आप याद करिए 2024 लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट वितरण हुआ था, मनमानी किए थे अमित शाह। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के राजपूतों के मन में सवाल आ गया था कि योगी का चुनाव नहीं है, ये मोदी का चुनाव है, हमको सबक सिखाना है अमित शाह के निर्णय का। जो लिस्ट दिए थे अंदर खाने, जो खबर है कि इनका टिकट काटा जाना चाहिए था, योगी आदित्यनाथ दिए थे, उनको टिकट दिया गया। वो सारे चेहरे हारे हैं। कहीं न कहीं ये जिद था उनका कि नहीं, नरेंद्र मोदी के नाम पर इस देश में कुछ भी हो सकता है। वोटर हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को वोट करेंगे, लेकिन लोकतंत्र में लंबे समय तक ये परिपाटी नहीं चलती है। वोटरों के मन में भी आता है कि नहीं, अब ऊब गए, बहुत हो गया, ये मनमानापन चल रहा है, ये सामने दिख रहा है। देखिए, उत्तर प्रदेश और बिहार में चुनाव होने वाले हैं, इसी साल बिहार में होने वाले हैं, और ठीक 2 साल से भी कम समय बचा है उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में। और निश्चित रूप से 2029 की जो कहानी लिखी जाएगी, इन 2 राज्यों से लिखी जाएगी। और इन 2 राज्यों में परीक्षा होने वाली है अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष की। देखना दिलचस्प होगा कि क्या एक बार फिर वो अमित शाह के ही इशारे पर कोई आएगा कठपुतली, या आरएसएस जो चाहती है कि नहीं, कि और विस्तार हो भारतीय जनता पार्टी का, संगठन एक अलग
ढंग से चले, सरकार एक अलग तरीके से चले, देखना इसी पर है। क्योंकि आप याद करिए कि जेपी नड्डा ने क्या बयान दिया था, बीच चुनाव में कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा संगठन हो गया है कि अब उसे संघ की जरूरत नहीं है, जबकि संघ की पैदाइश भारतीय जनता पार्टी है और संघ ने हरियाणा और महाराष्ट्र में जमीन पर मेहनत कर चुनाव जिताकर दिखा दिया कि आप उसी हरियाणा में हारे थे लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, उसी महाराष्ट्र में चुनाव हारे थे नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, और एकनाथ शिंदे इतना बड़ा चेहरा नहीं थे कि उनके नेतृत्व में चुनाव होता है और महाराष्ट्र चुनाव जीत जाते हैं। नायब सिंह सैनी इतना बड़ा चेहरा नहीं थे कि उनके चेहरे पर चुनाव होता है और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। कहीं ना कहीं जमीन पर मेहनत आरएसएस का था, जो परिणाम में दिखा है शायद यही वजह है कि अच्छे परिणाम आने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी इस समय बराबरी की टक्कर में है। आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी, जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी है, कहीं से भी आरएसएस भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि आरएसएस झुकने को तैयार नहीं है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अमित शाह ने जो है भारतीय जनता पार्टी को एकदम डाउनफॉल पे लाके खड़ा कर दिया है, किरकिरी कर दी है। लेकिन आज भी देखा जाए तो शतरंज की बिछाने में अमित शाह से बड़ा चाणक्य भारतीय जनता पार्टी में कोई नहीं है और उन्हीं के फैसलों पे सारे फैसलों को मुहर लगाई जा रही है। तो क्या लगता है कि उनके मोहरों को, शाह के मोहरों को कौन मात देने में सक्षम होगा भारतीय जनता पार्टी में? एक तरफ तो संघ है जिसकी पैदाइश आप बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन कौन सा भारतीय जनता पार्टी के अंदर ऐसा नेता है जो अमित शाह जैसे चाणक्य को मात दे सकता है? देखिए, अमित शाह को अगर ये जो शौहर मात का खेल चल रहा है, अमित शाह को ये बाजी अगर जीतनी है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनके पद से हटाना पड़ेगा। जब तक अमित शाह योगी आदित्यनाथ को किनारे साइड लाइन नहीं लगा पाते हैं, तब तक उनके चाणक्य होने पर मैं भी मोहर नहीं लगाऊंगा। बेशक चुनाव दर चुनाव जीतते रहे, लेकिन उनके सामने आज भी सबसे बड़ी चुनौती योगी आदित्यनाथ की है। आप देखते रहिए 2027 का चुनाव एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लड़ने जा रही है और 2029 का भी चुनाव भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ के ही नेतृत्व में लड़ेगी। यही तो सवाल उठता है पंकज। एक तरफ आप कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश का 2027 का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा, दूसरे तरफ आप कह रहे हैं कि अमित शाह और योगी के बीच जो है सहमत का खेल चल रहा है। लेकिन कड़ी यदि देखी जाए तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश यानी सूबे के मुखिया हैं वर्तमान में, और केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पे जो है अमित शाह विराजमान है। तो एक केंद्रीय गृह मंत्री और एक मुख्यमंत्री के बीच कैसी लड़ाई आखिर? देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री और मुख्यमंत्री में तो लड़ाई नहीं है, केंद्रीय गृह मंत्री का पद बहुत बड़ा है। लेकिन अगर ये मुख्यमंत्री की बात है, उत्तर प्रदेश को हटाकर महाराष्ट्र को हटाकर ये 2-3 ऐसे सूबे हैं कि इनके मुख्यमंत्री पद का कद जो है वो कहीं से भी केंद्रीय गृह मंत्री से कम तो नहीं है। इस मामले में तो उत्तर प्रदेश तो टिकता है कि पीएम के बाद अगर कोई बड़ा सबसे पद है पूरे देश में तो आप गृह मंत्री मान सकें, या आप मान लीजिए कि यूपी का सीएम। लड़ाई ये भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी है, बंद कमरे की लड़ाई है। बाहर थोड़े दिखेगी, किसी मंच पर ये लड़ाई नहीं होगा कि नहीं कॉलर पकड़ कर योगी आदित्यनाथ अमित शाह को घसीटे, अमित शाह योगी आदित्यनाथ को। ये बंद कमरे की लड़ाई है, ये शतरंज की बिसात है और शतरंज के बिसात पर निश्चित रूप से आज चाणक्य की उपाधि मिली हुई है अमित शाह को। लेकिन अमित शाह, आप देखिए कि अमित शाह आज भी वो चाल नहीं खोज पा रहे हैं जो चाल उनको योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चलनी है। योगी आदित्यनाथ को कुर्सी पर से हटाकर अपने मोहरे को उत्तर प्रदेश के सीएम की कुर्सी पर बैठाने की चाल आज भी नहीं है। नहीं राज्य दर राज्य तो उनका मोहरा फिट है, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा को देख लीजिए, चाहे भजन लाल को देख लीजिए, चाहे मोहन यादव को देख लीजिए, चाहे वो कौन है भूपेंद्र पटेल, कोई गुजरात में है, नाम भी नहीं, मतलब कि आम पब्लिक से पूछ लीजिए कि नहीं गुजरात का, जिस गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी रहे हो उस गुजरात के मुख्यमंत्री को आज कौन जानता है? कोई नाम भी नहीं लेने वाला है। झारखंड छत्तीसगढ़ के हैं विष्णुदेव साय, हम लोग तो थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, आम पब्लिक कहाँ जानती है? तो कहीं न कहीं वो नेतृत्व तो शिवराज सिंह चौहान को पूरा एमपी जानता है, पूरा देश जानता है। लेकिन आज के मोहन यादव को हर कोई ये कहता है कि नहीं वो मोहरे हैं, तो हर जगह तो अपना मोहरा सेट कर दिए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश देखिए, उत्तर प्रदेश छोटा राज्य नहीं है, 80 सांसद देता है, केंद्र की कुर्सी इस पर निर्भर करती है। बावजूद इसके कि भारतीय जनता पार्टी बहुत खराब प्रदर्शन रहा उत्तर प्रदेश में, लेकिन फिर भी 30 से 35 सीटें उत्तर प्रदेश में मिली ना। किस राज्य में इतनी सीटें मिल गई? कौन सा राज्य इतना दे दिया? कोई राज्य
बड़े बड़े राज्य जहां क्लीन स्वीप हुआ वहां इतनी सीटें ही नहीं है जितना उत्तर प्रदेश में हारने के बाद भी मिल गया। तो उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है, उस चाल का इंतजार करिए। वो चाल अमित शाह देखिए चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं, निगाह इसी पर है, क्योंकि नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का ही चुनाव नहीं होना है। कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो दिल्ली और लखनऊ के बीच में 100 और मात का खेल चल रहा है, उसका भी पटाखेच हो जाएगा इसी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के साथ ही। कौन हो सकता है नाम, यदि आपसे चंद नाम जानना चाहें, कौन प्रबल दावेदार हैं इस समय? देखिए, मुझे लगता है कि साउथ से जो बात हो रही है कि साउथ से किसी महिला को, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कुछ पुराने नेता ही रहेंगे। भूपेंद्र यादव भी हो सकते हैं, निर्मला सीतारमण का नाम चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि बन सकता है। मुझे लग रहा है कि भूपेंद्र यादव हो सकते हैं। वैसे अब तब कयास है, बस मतलब कि एक आत्मा की आवाज़ ही बोलनी है, होने को कोई भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। आज के चर्चा का मुख्य विषय था कि भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या अमित शाह के बराबर के टक्कर का कोई शतरंज का खिलाड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनकर आता है, या अमित शाह के मोहरे को ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे विराजमान किया जाता है? आपको क्या लगता है? आप भी जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।